नमस्कार आप सभी को। करंट अफेयर्स के इस विशेष सेशन में स्वागत है आपका। करंट अफेयर्स का ये जो सेशन है, आज इसके समय में कुछ तब्दीली थी। तब्दीली के कारण यह था कि सुबह 8 बजे का जो सेशन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहता है, टाइमिंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और इसलिए यहाँ पे हमने जो जीएस खंड से सामान्य विज्ञान का सेशन रखा था, क्योंकि सुबह क्या है, वीडियो की नोटिफिकेशन 100% रहती है कि चली जाती है, इसलिए वहाँ पे हमने सामान्य विज्ञान आपको उपलब्ध कराया था। भौतिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान में भी भौतिक विज्ञान, और आप में से काफ़ी लोगों ने उसको देखा है। अब उसी के आगे आज हम इस सेशन को लेकर के जो उपस्थित हुए हैं, ये सेशन आप रात्रि 8 बजे आप देख रहे हो, रात्रि 8 बजे ये सेशन आप देख रहे हो। और आपको बताता चलूँ एक चीज़ यहीं पे इसी सेशन में और बता देता हूँ कि रात्रि 10 बजे का जो आज का सेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि इस सेशन में हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। किससे जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं? बजट से जुड़े हुए और इकोनॉमिक सर्वे से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। तो रात्रि 10 बजे का सेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी आप सभी का जुड़ना अनिवार्य है। आज के इस सेशन में सबसे पहले हम कुछ समितियों की चर्चा करेंगे, और ये समितियां जो हैं इन दिनों चर्चा में हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन सी समितियां हैं, इनके बारे में बात करें तो आप जानते हैं अभी अभी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। ठीक है, और पूर्व में एक समिति बनी थी जिसका काम था कि लोकसभा और विधानसभा इनके जो चुनाव एक साथ कराए जाने हैं उसको लेकर के इस समिति को अपनी रिपोर्ट देनी थी, और इस समिति के अध्यक्ष थे रामनाथ कोविंद। तो पहली समिति याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ कराने को लेकर के जिस समिति का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष थे रामनाथ कोविंद। इसके बाद एक समिति बनी थी ओटीसी ड्रग्स को लेकर के। ठीक है, ड्रग्स दो प्रकार के होते हैं, एक ड्रग्स होता है जिसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, और एक ड्रग्स होता है जिसके लिए आप नॉर्मल मेडिकल स्टोर से जाके ले लेते हैं। तो वहीं पे बात हो रही है ओटीसी ड्रग्स की। तो इसको लेकर के एक समिति बनी थी और इसके अध्यक्ष थे अतुल गोयल। ठीक है, इसके बाद साउथ ईस्ट जो नेशंस हैं, कंट्रीज जो हैं, यहाँ से भारत में साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस साइबर क्राइम से निपटने के लिए साउथ ईस्ट नेशंस से जो साइबर क्राइम से लगातार केसेस आ रहे हैं उनसे निपटने के लिए एक समिति बनी थी जो इसको रिपोर्ट देना था कि कैसे इस पे निजात पाया जाए। उनका नाम था, उस समिति के अध्यक्ष का नाम था VSK कोमुदी। तो ये 3 समितियां आपको याद रखने की ज़रूरत है। आज की तिथि में एक समिति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, और ये समिति जो है पिछले दिनों भी मैंने आपको बताया था, संबंधित है डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से। डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से संबंधित है। किसके लिए है? इसके लिए डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए विभिन्न पहलुओं पर जांच को लेकर के एक समिति बनी थी, और इस समिति के अध्यक्ष थे अभय प्रसाद होत्रा। इनका भी नाम याद रखना है, अभय प्रसाद होत्रा। और जब बात करते हो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो भारत में इसी को बोलते हैं इंडिया स्टैक। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंडिया स्टैक इसको नाम दिया जाता है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर डिजिटल पेमेंट की बात हो रही है तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अभी RBI ने भारत सरकार को 2,10,874 करोड़ रुपए का जो सरप्लस अमाउंट था ये दिया है। किसको? ये सौंप दिया है RBI ने, किसको? भारत सरकार को 2,10,874 करोड़ रुपए का। और इसके साथ साथ यह भी जानना है कि 100 मीट्रिक टन जो गोल्ड हमारा ब्रिटेन में रखा हुआ था उसको ब्रिटेन से वापस लाया गया है RBI द्वारा। चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा टॉपिक आज का जो संबंधित है ये है FPO से संबंधित, जिसको बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वर्तमान में इनकी संख्या 10,000 है। 10,000
फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि इनकी स्थापना वर्ष 2020 में की गई थी और इसके लिए जो संबंधित मंत्रालय है वो मंत्रालय आता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, इस मंत्रालय के अंतर्गत ये FPO आते हैं। 2020 में इनकी स्थापना की गई थी। 10,000 FPO पूरे भारत में बनाए गए थे। अब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है ये क्या कर रहा है कि जो FPO हैं इनको CSC केंद्रों में बदल रहा है। CSC केंद्र क्या होते हैं? कॉमन सर्विसेज सेंटर होते हैं, इनमें बदल रहा है इनको। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जो FPO हैं उनको CSC में बदला जा रहा है। इसके लिए किसानों को अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी और जो भी आवश्यक जानकारियां होंगी किसानों को वो साझा की जाएगी। इससे क्या होगा कि FPO जो होंगे उनकी इनकम बढ़ेगी। जब वो CSC में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इससे इनकी इनकम भी बढ़ेगी। तो याद रखना है कि 10,000 भारत में FPO हैं जिनको CSC में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण फैक्ट आता है, राजा जी रघाटी बायोस्फीयर रिजर्व, राजा जी रघाटी बायोस्फीयर रिजर्व आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे है तो आप बताएंगे उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क पड़ता है ऋषिकेश में जिसका नाम है राजा जी नेशनल पार्क। और ये जो नेशनल पार्क है ये टाइगर रिजर्व के रूप में भी अधिसूचित है। तो इस राजा जी टाइगर रिजर्व में 35 एकड़ की भूमि ऐसी थी जो बंजर भूमि थी, जहाँ पे वृक्षावरण नहीं था, पूरी तरह से बंजर भूमि थी। और इस 35 एकड़ बंजर भूमि में प्राइवेट फॉरेस्ट डेवलप किया गया है। किसके द्वारा? 2 व्यक्तियों द्वारा जो है यहाँ पे इसको डेवलप किया गया। उनका नाम उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो सिर्फ इतना याद रखना है कि राजा जी रघाटी बायोस्फीयर रिजर्व राजा जी टाइगर रिजर्व से संबंधित है। राजा जी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत 35 एकड़ की वन्य भूमि ऐसी थी जो कि बंजर भूमि थी, वहीं पर प्राइवेट फॉरेस्ट 2 व्यक्तियों द्वारा लगाए गए हैं और इसी का नाम रख दिया गया है राजा जी रघाटी बायोस्फीयर रिजर्व। और इस प्रकार का इन्होंने पहला बायोस्फीयर रिजर्व तैयार किया है। अब इनके पास दूसरा भी तैयार करने के लिए लैंड मिल गई है और ये संबंधित है सह्याद्री टाइगर रिजर्व से संबंधित। और सह्याद्री टाइगर रिजर्व की जब बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। तो याद रखना है ये महाराष्ट्र में एक नदी बहती है कोयना नदी के तट पर देखने को मिलता है। तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व में अब इसी प्रकार से इन्होंने कुछ बंजर भूमि चिन्हित किया है जहाँ पे प्राइवेट फॉरेस्ट के रूप में उसको डेवलप करेंगे। एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे हमने बताया कि राजा जी नेशनल पार्क में राजा जी रघाटी बायोस्फीयर रिजर्व है। अब बात आती है कि राजा जी नेशनल पार्क का नाम किसके नाम पे रखा गया? तो आपको बता दें सी राजगोपालचारी के नाम पे ये रखा गया है। और जब सी राजगोपालचारी की बात आती है तो यहाँ पे यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि सी राजगोपालचारी कौन थे। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे सी राजगोपालचारी कौन थे, इनका भारत से क्या संबंध है। ये कमेंट बॉक्स में जितनी डिटेल जानकारी होगी इनके बारे में वो आपको सबमिट करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और यहीं से देख के हम जोड़ते हैं। हम उत्तराखंड की बात कर रहे थे। उत्तराखंड में हमने राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी टाइगर रिजर्व देखा। उत्तराखंड में एक और टाइगर रिजर्व आता है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो उत्तराखंड में 2 प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजा जी टाइगर रिजर्व। अब उत्तराखंड में एक स्थान पड़ता है मसूरी, देहरादून के 40 से 50 किलोमीटर ऊपर की तरफ पड़ता है मसूरी। और मसूरी में अभी हाल ही में भारत का पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया? भारत का पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम, भारत का पहला खगोल पर्यटन
कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? यह कार्यक्रम शुरू किया गया मसूरी में, और इसका नाम रखा गया नक्षत्र सभा। क्या नाम रखा गया? नक्षत्र सभा नाम से इसको शुरू किया गया है। ठीक है, मसूरी में कहाँ पर शुरू किया गया? तो मसूरी में जॉर्ज योरेस्ट पीक है, जॉर्ज योरेस्ट पीक है, यहीं पर इसकी शुरुआत की गई। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जॉर्ज योरेस्ट पीक का संबंध कहाँ से है, तो आपको बताना है। साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पे किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया है, तो इस कंपनी का नाम है स्टार स्कैप्स एस्ट्रो टूरिज्म। ठीक है, स्टार स्कैप्स एस्ट्रो टूरिज्म कंपनी द्वारा ये शुरू किया गया है। और यहीं पे एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि भारत का पहला डार्क स्काई सेंचुरी, भारत का पहला डार्क स्काई सेंचुरी जो है ये हेनले से संबंधित है। हेनले कहाँ पे है? लद्दाख में पड़ता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला डार्क स्काई पार्क, क्या पूछ लिया जाए? डार्क स्काई पार्क कहाँ पर है, तो आप बताओगे पेंच महाराष्ट्र में ये है। तो दो अलग अलग तरह के प्रश्न हैं। डार्क स्काई सेंचुरी पूछा जाए तो हेनले लद्दाख बताना है, डार्क स्काई पार्क पूछा जाए तो पेंच महाराष्ट्र बताना है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए इस प्रश्न से। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आपका संबंधित है एक देश है जिसका नाम है मलेशिया। ठीक है, और इस मलेशिया देश के साथ अभी हमने एक सैन्य अभ्यास किया था जिसका नाम था समुद्र लक्ष्मण। तो पहले तो ये याद रखना है कि इस देश के साथ हम एक सैन्य अभ्यास करते हैं जिसका नाम है समुद्र लक्ष्मण। दूसरा, ये देश वही है जो ओरंगुटान डिप्लोमेसी जिसने प्रारंभ किया है। ठीक है, ओरंगुटान डिप्लोमेसी प्रारंभ करने वाला देश बना है मलेशिया। पिछले दिनों भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। अभी हाल ही में एक पौधा खोजा गया है मलेशिया में जिसका नाम है थिस्मिया मलयाना। थिस्मिया मलयाना नामक एक पौधा खोजा गया है, और ये पौधा विशेष क्यों है? क्योंकि ये जो पौधा है ये कवक से पोषक तत्व चुराता है। जो कवक होते हैं उनसे ये पोषक तत्व चुराता है, और ये पौधा याद रखने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कवक या जिसको आप फंगी बोलते हो, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ठीक है, बल्कि जो रेडीमेड खाद्य पदार्थ हैं उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। तो इनसे भोजन चुराने वाले एक पौधे की खोज की गई है जिसका नाम है थिस्मिया मलयाना। ये नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये एक पौधा है, इसकी खोज मलेशिया में की गई है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक संबंधित है एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपको बता दें कि भारत सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है। भारत सरकार का मानना है कि वर्ष 2025 तक 500 बिलियन डॉलर, याद रखिएगा 500 बिलियन डॉलर, भारत की जो जीडीपी होगी उसमें 500 बिलियन डॉलर का योगदान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी। और इसको लेकर के भारत सरकार अभी से 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में कर रही है। तो याद रखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जो हमारा टारगेट है वो ये है कि वर्ष 2025 तक 500 बिलियन डॉलर भारत की जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट करेगा, और इसको लेकर के अभी से भारत सरकार 10,000 करोड़ रुपए इसके तंत्र को मजबूत करने में खर्च कर रही है। एक चीज़ और याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के अभी सिर्फ 2 समिट चर्चा में आई हैं, पहली और दूसरी। पहली समिट जो है ये ब्रिटेन में हुई थी, याद रखना है, और दूसरी समिट जो है ये दक्षिण कोरिया में होगी। दक्षिण कोरिया का एक शहर है सियोल, तो सियोल में होगी। तो याद रखना है पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट ब्रिटेन में, दूसरी दक्षिण कोरिया सियोल में होगी। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे हमने यहाँ पे ब्रिटेन बताया, आपको पता होगा ब्रिटेन का जो प्रमुख बैंक है, राष्ट्रीय बैंक है, ठीक, केंद्रीय बैंक जो है उसको बोलते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड।
क्या बोलते हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो अभी तक ब्रिटेन के लिए नोट प्रकाशित करता था, छापता था, उसमें जो फ़ोटो होती थी वो एलिजाबेथ की फ़ोटो होती थी, महारानी एलिजाबेथ की फ़ोटो होती थी। लेकिन अब उस पर किंग्स चार्ल्स तृतीय की फ़ोटो होगी, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। उस पर किंग्स चार्ल्स तृतीय की फ़ोटो होगी, क्योंकि महारानी एलिजाबेथ अब रही नहीं। तो यहाँ पे रूल यही है कि जो सबसे बड़ा पुत्र या पुत्री होती है वही वहाँ का शासक होता है, और उसी के नाम पर फिर नोट प्रकाशित किए जाते हैं। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड अब किंग्स चार्ल्स तृतीय के नाम पर नोट प्रकाशित करेगा, ये आपको याद रखने की ज़रूरत होती है। और एक चीज़ यहाँ पे और बता दें कि ब्रिटेन देता है एक प्राइज़ जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, ठीक है। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 की यदि हम बात करें तो ये एक पुस्तक के लिए मिला है। इस पुस्तक का नाम है केरोस, KAIROS, और इस पुस्तक के राइटर हैं जेनी एरपेनबेक। जेनी एरपेनबेक इसके राइटर हैं, और इसको ट्रांसलेट किया था एक व्यक्ति ने जिनका नाम है मिशेल हॉफमैन, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ वर्ष 2024 में कैरोस पुस्तक के लिए दिया गया। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि जेनी एरपेनबेक जो है, इनकी ये पुस्तक है, एरपेनबेक इनकी ये पुस्तक है, ERPENBECK इनकी एक पुस्तक है। और इस पुस्तक को ट्रांसलेट किया था मिशेल हॉफमैन ने। तो दोनों नाम याद रखना है, लेकिन सिर्फ इतना याद रखो कि ये पुस्तक थे कैरोस और इसको लिखा था जेनी एरपेनबेक ने, ठीक है, जिसके लिए इनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया, जो कि ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है एक रिपोर्ट से संबंधित। रिपोर्ट भी कौन सी है, स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट 2024। स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट 2024 की बात हो रही है। ये रिपोर्ट किसने दिया, ये रिपोर्ट दिया यूनेस्को ने, ठीक है, यूनेस्को ने ये रिपोर्ट दिया। और इस रिपोर्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा की गई। सबसे पहले जो आपको जानना है, इस रिपोर्ट में बताया गया कि 1960 से लेकर के 2023 तक जो कुल इसमें बताया गया कि विशेष रूप से जो समुद्र हैं इनके 2000 मीटर तक की जो ऊपरी सतह है ये बहुत तेज़ी से गर्म हो रही है। और अभी तक इसका जो रेशियो था 1960 से लेकर के 2023 तक गर्म होने का, वो था 0.32 बार प्रति वर्ग मीटर। इसकी दर से ये गर्म हो रहा था। लेकिन पिछले 2 दशक में जो इसकी गर्म होने की दर है वो है 0.66 वाट है, 0.66 वाट पर वर्ग मीटर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि समुद्र की जो 2000 मीटर तक की सतह है, सबसे ऊपरी सतह जो 2000 मीटर तक की है, ये बहुत तेज़ी से गर्म हो रहे हैं। और इससे पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव समुद्रों पर देखने को मिल रहा है। तो इसकी दर भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। और किसने बताया है, यूनेस्को ने बताया। इसके साथ साथ यूनेस्को ने यह भी बताया कि जो समुद्र हैं इनका बहुत तेज़ी से अम्लीकरण भी हो रहा है, ये भी याद रखने की ज़रूरत है। अब यहीं पे 2 महत्वपूर्ण तिथियां हैं, एक इसी महीने से संबंधित है, वर्ल्ड ओशियन डे। वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 8 जून को ये मनाया जाता है। और एक दिवस और है, यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस। यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन होगा फ्रांस में, ये भी याद रखना है। फ्रांस में एक शहर है जिसको बोलते हैं नीस। तो फ्रांस के नीस शहर में यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, ये याद रखने की आवश्यकता है। और वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला फैक्ट।
देखो प्रश्नों के रूप में हम ले करके आते, लेकिन प्रश्नों के रूप में हर जगह आपको देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा अलग पैटर्न रखना पड़ता है जिससे कुछ बेहतर जानकारी हमें मिल सके और इससे हमें बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाने में भी मदद मिलती है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है, ये टॉपिक संबंधित है, एक शब्द है अकातुकी। इंग्लिश में इसको लिखेंगे अकातुकी। तो अकातुकी ये है क्या, आपको बता दें कि ये एक एजेंसी है जिसको बोलते हैं जाक्सा। जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। वर्ष 2010 में उन्होंने ये मिशन किया था। वर्ष 2015 में ये जहाँ के लिए ये लक्षित था वहाँ पे पहुँचा था। आपको बता दें ये शुक्र ग्रह का मिशन था और शुक्र ग्रह पर अभी मात्र एक ही मिशन हुआ है और वो भी जापान की एजेंसी द्वारा किया गया था जिसका नाम था अकातुकी। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि 2015 से इसने काम करना प्रारंभ किया था और अब जाकर इसका जो संपर्क है वो टूट गया है और ऐसा माना जा रहा है कि अभी ये जो मिशन था ये समाप्त हो चुका है, तो इसलिए ये चर्चा में है। तो अकातुकी जो मिशन है जाक्सा का था, शुक्र ग्रह को लेकर के था, 2010 में लॉन्च किया गया था, 2015 में ये पहुंचा था और अब जाके वर्ष 2024 में इसका संपर्क टूट गया है। यहाँ पे जाक्सा की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें जाक्सा के कुछ और प्रोजेक्ट हैं, जैसे जाक्सा और ESA यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो है, ये लोग मिलकर अर्थ केयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। जाक्सा और नासा मिलकर एक मिशन कर रहे हैं, प्रिज्म मिशन कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पिछले दिनों मैंने बताया था कि जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, ये एक मिशन कर रही है जिसका नाम है, एक सैटेलाइट भेज रही है और इसका नाम है लिग्नोसैट, जो कि लकड़ी से बनी हुई सैटेलाइट है और एक विशेष प्रकार की लकड़ी पाई जाती है जिसको बोलते हैं मैग्नोलिया। मैग्नोलिया की लकड़ी से बनी हुई ये सैटेलाइट है। क्योटो यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, क्योटो यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इसको डेवलप किया है और इसको भी जापान भेजने जा रहा है। तो लिग्नोसैट याद रखना है कि लकड़ी से बनी हुई सैटेलाइट है जिसको जाक्सा भेज रहा है, जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इसको डेवलप किया है। क्या शुक्र ग्रह पे नासा का कोई मिशन है? अभी तक नहीं है, लेकिन नासा ने बोला है कि शुक्र ग्रह पर हम 2 मिशन करेंगे। पहला है दा विंची प्लस और दूसरा मिशन है वेरिटास। तो याद रखना है वेरिटास और दा विंची प्लस, ये 2 मिशन है नासा के शुक्र ग्रह को लेकर, लेकिन अभी इसको लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि कब ये मिशन लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला एक देश है ऑस्ट्रेलिया। आप सब जानते होंगे ग्रेट बैरियर रीफ आपको यहीं पर देखने को मिलती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया एक मुहिम आप कह सकते हो, एक इन्होंने ऑफ़र दिया है, आप ऐसा समझ लो। ऑफ़र क्या दिया है इन्होंने ऑफ़र दिया है कि यदि कुछ चिन्हित देश हैं उनके सैनिक जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया की सेना में यदि आना चाहते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सेना में यदि वो सम्मिलित होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, उनको आसानी से ऑस्ट्रेलिया अपने देश की सेना में रखेगा। किसके लिए ऑफ़र दिया है? सबके लिए नहीं। एक समूह है जिसको बोलते हैं 5 आइज। 5 आइज इस ग्रुप में UK, USA, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। तो इसमें UK के सैनिक हो गए, USA, कनाडा और न्यूजीलैंड, इन देशों के सैनिक यदि ऑस्ट्रेलिया की सेना में भाग लेना चाहते हैं तो वो भाग ले सकते हैं। ये ऑफ़र ऑस्ट्रेलिया ने दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो किसके लिए ऑफ़र है? सिर्फ 5 आइज कंट्री के लिए ये ऑफ़र है। 5 आइज कंट्रीज के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं इनका नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया में 2026 में AFC वोमेंस एशियन कप होने वाला है। वोमेंस एशियन कप जो है ये होने वाला है, ये आपको याद रखना है। और 2029 में यही कप खेला जाएगा उज्बेकिस्तान में।
तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ एक और लास्ट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, दिलीप बोस पुरस्कार की बात हो रही है। दिलीप बोस आजीवन उपलब्धि पुरस्कार, दिलीप बोस आजीवन उपलब्धि पुरस्कार, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये दिया गया नर सिंह को। किसको दिया गया? नर सिंह को दिया गया। दिलीप बोस आजीवन उपलब्धि पुरस्कार किसको दिया गया? नर सिंह को दिया गया। ये आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, और कहीं भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और आपको यह भी बता दूं कि कल से मतलब बृहस्पतिवार से 10:30 पर आपका मूल्यांकन सेशन भी दैनिक स्तर पर होगा। तो मूल्यांकन सेशन में भी आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। धन्यवाद बहुत बहुत।